हेलो बच्चों। आज हम लोग एक हीरोडो का क्वेश्चन करेंगे 1.81। ये बहुत ज़्यादा सॉल्व मिलेगा आपको, यूट्यूब में भी दिखेगा और वो मोस्टली आपको न्यूटन्स लॉ के हिसाब से, सेकंड लॉ के हिसाब से किया गया है क्वेश्चन को। और उसमें फ्रिक्शन नहीं है ये दोनों M1 M2 के बीच में, और कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। M1 भी मूव कर सकता है, M2 भी मूव कर सकता है। बट हमारा चैलेंज ये है कि हम लोग इसको ट्राई करेंगे विदाउट ड्राइंग एनी FBD mostly, and not trying to use the directly Newton's second law. So the problem is 1.81, or there is no friction between anywhere. Okay, so we need to find the acceleration of m1. तो जैसा आप जान रहे हैं कि जब there is no f एक्सटर्नल, अगर हम m1 m2 को एक सिस्टम मानते हैं, m1 m2 को अगर हम एक सिस्टम मानते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा होगा। जो भी लग रहा होगा वो ग्रेविटी लग रहा होगा, और जो कि वर्टिकली है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, तो दैट मीन्स कि उसका ACM अलोंग हॉरिजॉन्टल हमेशा क्या होगा, जीरो है। क्योंकि जब फोर्स नहीं है तो M1 M2 के बीच में लगने वाला फोर्स तो इंटरनल फोर्स होगा। तो आप देख सकते हैं कि अब उससे पहले थोड़ा ये समझ लीजिए कि ए एक्सेलरेशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, चूंकि जब हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखेंगे तो वो ग्राउंड के फ्रेम से होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो होगा एक्सेलरेशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वन। और यहाँ हम लोग रिज्यूम किए कि एक्सेलरेशन ऑफ वन क्या होगा, ऑब्वियसली इसके पास एक ही डायरेक्शन है जो ये मूव कर सकता है, वो हॉरिजॉन्टल है। हालांकि उसके लिए आपको FBD में जाना ही होगा कि इसका ये इंटरनल फोर्स और उसका एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, और इसकी वजह से M1 पे लगने वाला फोर्स इस तरफ होगा। और A2 जो दिखाया गया वो एक्चुअली रिलेटिव एक्सेलरेशन है। रिलेटिव एक्सेलरेशन आप हमेशा याद रखिए कि दो बॉडी, जो भी बॉडी कांटेक्ट में रहता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑलवेज अलोंग द कांटेक्ट सरफेस होता है। तो A2 के अलोंग ही मूव कर सकता है। बट याद रखिएगा कि ये A2 इसका कंप्लीट एक्सेलरेशन नहीं है। ये A2 जो है वो केवल रिलेटिव एक्सेलरेशन है अलोंग द प्लेन। तो वही मैं बता रहा था कि A2 विद रिस्पेक्ट टू, अगर ग्राउंड आप निकालना चाहे तो बहुत इजी है। एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 1। और एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या है, वो ऑलरेडी हम एज्यूम किए हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन, वो है हमारा A2। तो यहाँ पे A2 प्लस A1 वेक्टर सम है। बट ACM होता क्या है, तो ACM, और वो भी मैं फिर बताऊं कि ये हम लोग इस डायरेक्शन में ही ACM लिख रहे हैं। तो M1 और उसका एक्सेलरेशन तो वो तो ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में है। बट M2 पे ध्यान दीजिएगा, M2 का जो एक्सेलरेशन डायग्राम, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, एक्सेलरेशन डायग्राम ऑफ M2 है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वो एक एक्सेलरेशन A2 ऐसे था वेक्टर सम, और एक A1 आएगा बिकॉज वो उसके साथ ऑलवेज कॉन्टेक्ट में है, तो वो जाएगा ही, और वेक्टर सम से भी दिखाया गया है। तो वो हो गया M2 प्लस नेट एक्सेलरेशन M2 का इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो A1 तो है ही, A1 तो है ही, प्लस A2 का एक टूटेगा जो बैकवर्ड होगा, तो इसलिए वो माइनस A2 कॉस अल्फा हो गया डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और वो इक्वल टू जीरो होगा। वहां से एक इक्वेशन क्लियरली आ गया, M1 A1 प्लस M2 A1 माइनस A2 कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो। अब मजेदार बात है कि इसमें दो अननोन है A1 A2, तो हम लोगों को सेकेंड इक्वेशन जानना है। मैं हमेशा मानता हूँ कि रिलेटिव मोशन जिस बच्चे का स्ट्रांग रहता है वो ऑलवेज अच्छा करेगा फिजिक्स में। तो रिलेटिव मोशन के हिसाब से हम लोग, और बहुत पावरफुल टूल है, देखने का नजरिया है, जिस तरह से आप देख पाएंगे तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन लाने के लिए रिलेटिव मोशन का यूज करेंगे। उससे पहले अगर आप बोले, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप रिलेटिव मोशन हमेशा याद रखिए कि आप एक चीज आप कैसे देखते हैं। एक एक मान लीजिए बस जा रही है इधर 5 मीटर पर सेकेंड से, ये हम वेलोसिटी लिए, एक्सेलरेशन में भी वेक्टर क्वांटिटी में वैसे ही होगा। और आप खुद जा रहे हैं मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। इस बॉडी को 1 माने, इस बॉडी को 2 माने। अगर कोई ग्राउंड से बैठा हुआ देखेगा, वो सिंपल क्या देखेगा, 1 का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन अगर 2 के रेस्पेक्ट में 1 को देखने जाए तो हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, कि हम लोग 2 पे बैठ जाते हैं, ठीक है। कंसेप्चुअली ये है कि 2 पे बैठ के देख रहे हैं, 2 पे जैसे ही बैठते हैं तो 2 मेरा रेस्ट में जाता है। बट 2 में रेस्ट में जाने के पीछे अगर लॉजिक देखें तो क्या होता है, उसके पीछे -10 लग गया और ये रेस्ट में हो गया। बट चूंकि इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो आप ये भी सोचिए कि जब इसके पीछे -10 लगा, तो अब ये जिस जिस को देखेगा
उस सभी के पीछे वही -10 लग जाएगा, सिंपल। तो 1 के लिए अब ये फिर यहाँ भी एक 10 मीटर लग गया। तो 2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो मेन चीज़ क्या होता है कि 1 के रिस्पेक्ट में भी -10 लग गया, 2 के रिस्पेक्ट में। तो जब 2 के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो बेसिकली ये इधर जाता हुआ दिखेगा 5 मीटर पर सेकंड से। तो ये हम बताना क्यों चाह रहे हैं कि रिलेटिव मोशन का सबसे बेसिक है कि अगर आप किसी चीज़ को किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो जो उसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन होती है वही चीज़ सबके पीछे लगा देना पड़ता है, और ये वेक्टर लगाया जाता है, मतलब डायरेक्शन का ध्यान देते हुए। तो अगर इमेजिन करिए कि सबसे प्रॉब्लम कि ये इजी प्रॉब्लम अगर होता कि अगर m1 इमेजिन करिए ये रेस्ट में होता, तो सिंपली m2 के एक्सेलरेशन क्या होता, ग्राउंड के फ्रेम से भी वो सिंपली a2 होता, और a2 की वैल्यू क्या आती, g sin अल्फा आता। ठीक है, और वो भी कहाँ से आता है, तो ऑब्वियसली न्यूटन सेकंड लॉ से ही आता है। नेट फोर्स इस तरफ कितना होगा, जो उसका वेट है उसका कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन बाय डिवाइडेड बाय मास, तो ये g sin अल्फा आता। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, बिकॉज ये मेरा रेस्ट में नहीं है। अब रेस्ट में करना है तो बहुत सिंपल है, इस पे आप बैठ जाइए। बट बैठने से पहले ये तो देखिए कि प्रिज्म का एक्सेलरेशन ऑलरेडी किधर था। तो प्रिज्म का एक्सेलरेशन हम लोगों को पता है कि प्रिज्म का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है a1। ठीक है, प्रिज्म का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि भाई अगर हम लोगों को देखना है, सिंपली हम लोग वी विल सिट ऑन प्रिज्म m1 एंड विल ऑब्जर्व m1, will observe actually m2, will observe m2। ठीक है, और एक्सेलरेशन डायग्राम ऑफ हम लोग अब m2 बनाएंगे एक्चुअली फ्रॉम m1 फ्रेम। ठीक है, ठीक है। तो अब ध्यान होगा कि ये मेरा m2 है, m2 इंक्लाइन पे जो है वेज है, और उसका एक्सेलरेशन नॉर्मली क्या था, अगर वो मूव नहीं कर रहा होता तो सिंपली ये होता g sin अल्फा। अब चूंकि हम जिस फ्रेम पे बैठे हैं वो फ्रेम यहाँ पे है, और इसका खुद का एक्सेलरेशन किधर है, a1 है। तो जब इस पे बैठे हैं तो दैट मीन्स अब हम जिस पे भी देखेंगे इसके अपोजिट a1 एक्सेलरेशन लगा देना होगा। तो सिंपली ये a1 एक्सेलरेशन लग गया इसके पीछे। अब हम लोग क्या जान रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन जो इस ब्लॉक का है जिसका नाम m2 है, इसका एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन कितना हो जाएगा, आप साफ देख सकते हैं अलोंग द इंक्लाइन कितना होगा, g sin अल्फा प्लस a1 का एक कंपोनेंट टूट जाएगा, a1 का कंपोनेंट टूटेगा और वो होगा a1 cos अल्फा। तो ये जो वैल्यू आई है ये बहुत क्लियर वैल्यू है कि g sin अल्फा प्लस a1 cos अल्फा m2 का एक्सेलरेशन होगा अलोंग द इंक्लाइन, जब हम इस फ्रेम से देख रहे हैं जो कि m1 फ्रेम से है। तो ये ऑलरेडी दैट मीन्स अगर नोटेशन में लिखें तो ये बेसिकली आपने क्या लिखा है, एक्सेलरेशन ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू m1 अलोंग द इंक्लाइन। और आप अगर स्टार्ट में ध्यान दें तो यही एक्सेलरेशन जो हम लोग लिख रहे हैं इसी की वैल्यू तो हम लोग a2 माने हुए हैं। a2 क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ, ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ ये जो a2 माने थे यही तो रिलेटिव एक्सेलरेशन था। और रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, a m2 विद रिस्पेक्ट टू m1, और अलोंग द इंक्लाइन है तो बेसिकली ये a2 इक्वल टू g sin अल्फा प्लस a1 cos अल्फा होगा। और ये सेकेंड इक्वेशन होगा, इन दोनों को आप सॉल्व करिएगा तो ये आंसर ये आएगा। बहुत बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। इस तरह से अगर आप रिलेटिव मोशन को लगा पाएंगे तो आपसे कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो नहीं बन सकता है। और हाँ ये बट ट्रस्ट में ऐसा जरूरी नहीं कि हर सवाल को हम रिलेटिव मोशन से ही बनाएं, इसको आप न्यूटन सेकंड लॉ से भी बना सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल मेथड है, काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब पे सॉल्व कर रखा है। मुझे लगा कि ये थोड़ा डिफरेंट होगा तो इसलिए मैंने सॉल्व किया। थैंक यू। और अरे हाँ, वो बताना भूल गए भाई, आप अगर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तो और अच्छी बात है।